हेलो कार एंथुजियास्ट, क्या हाल है दोस्तों। आपने कई बार इंटरनेट पर देखा होगा कि पाकिस्तान अभी भी 19 शतक वाली बाइक और आउटडेटेड कार्स पर निर्भर है, जहां एक तरफ दुनिया ईवी एवोल्यूशन, हाइब्रिड इंजन और ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिसमें अपनी इंडियन ऑटो इंडस्ट्री भी कहीं पीछे नहीं है। वहीं पाकिस्तान की सड़कों पर आपको ज्यादातर ऐसी बाइक दिखेगी, इनमें पिछले 30 साल से वही डिजाइन, वही इंजन और वही टेक्नोलॉजी आ रही है, बस इनका प्राइस बदल चुका है। वहीं अगर कार्स की बात करें तो इनकी कार इंडस्ट्री का हाल भी बाइक जैसा ही है। यहाँ कार नहीं एक मेटल का डिब्बा है, जिसमें लुक्स, सेफ्टी और परफॉर्मेंस एक भी चीज आपको नहीं मिलेगी। पर फिर भी पाकिस्तान के लोग इन्हें ये कहकर खरीदते हैं कि इससे ऊपर कोई नहीं, और इनकी ऑटो इंडस्ट्री का ये हाल करने में कहीं न कहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद जिम्मेदार है। कैसे, वो हम वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि ऑटो सेक्टर में पाकिस्तान का हाल इतना खराब आखिर हुआ कैसे? क्यों पाकिस्तान में आज भी आपको गुड क्वालिटी की बाइक या कार देखने को नहीं मिलती? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही रेगुलर कार कंटेंट के लिए, क्योंकि मैं कार रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं मेरे प्यारे कार एंथुजियास्ट दोस्तों के लिए। तो सब कुछ जानने के लिए हमें पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, जिसमें हमें पता चलेगा पाकिस्तान सरकार ने इनकी ऑटो इंडस्ट्री को खुद ही कैसे बर्बाद किया। देखिए, पाकिस्तान ने अपनी ऑटो जर्नी शुरू की 1953 में, जब नेशनल मोटर्स और जनरल मोटर्स ने पार्टनरशिप करके कराची में अपना असेंबली प्लांट सेटअप किया। यहाँ ये कार्स और ट्रक्स असेंबल करते थे। इसके बाद फोर्ड ने भी अली मोटर्स के साथ साझेदारी की और ट्रक पाकिस्तान में पेश किए। फिर 1960 में सुजुकी, 1962 में होंडा और बाद में टोयोटा ने भी पाकिस्तान में बाइक्स और कार्स को असेंबल करना शुरू किया। लेकिन ये सारे व्हीकल्स महंगे थे, क्योंकि इनको पूरी तरह से इम्पोर्टेड पार्ट्स से बनाया जाता था, जिनमें लोकल स्पेयर पार्ट्स बिल्कुल न के बराबर थे। इसलिए इन चीजों को काफी कम ही लोग खरीद सके। फिर 1970 में सरकार ने सारी प्राइवेट कंपनियों को अपने कंट्रोल में ले लिया। पाकिस्तान सरकार ने विदेशी कंपनियों पर भारी टैक्स लगा दिए ताकि अपनी लोकल कंपनियों को बचा सके, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान से भागने लगे, जिससे प्रोडक्शन गिर गया, क्वालिटी खराब हो गई और इनोवेशन पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके बाद होंडा ने 1976 में पाकिस्तान में CD70 और CG 125 बाइक्स लॉन्च की, जिसमें CD70 काफी सफल रही, क्योंकि इस समय पे पाकिस्तान में जो बाइक्स मिलती थी वो काफी महंगी थी। इसलिए होंडा ने नोटिस किया कि पाकिस्तानी लोगों के पास वैसे भी पैसे नहीं हैं, और अगर बाइक खरीद भी लें तो सर्विस या मेंटेनेंस से कोई मतलब नहीं रखते। इसलिए फिर उन्होंने एक ऐसी बाइक बनाने की सोची जो ज्यादा मेंटेनेंस ना मांगे, फ्यूल एफिशिएंट हो और इन सब के साथ सुपर सस्ती हो, और CD70 ही वो बाइक थी। ये बाइक पाकिस्तानी लोगों को इतनी अच्छी लगी कि वहाँ आज 2025 में भी चल रही है और लगातार 50 सालों से टॉप सेलिंग बाइक बनी हुई है। इनफैक्ट CD70 पाकिस्तान की नेशनल बाइक तक बन गई है। हालांकि इसमें होंडा ने लॉन्च के बाद से कोई मेजर अपग्रेड नहीं किया है, बस हर साल सिर्फ स्टिकर बदले, बाकी इंजन और टेक्नोलॉजी वगैरह वही रखी। पर फिर भी इसकी सेल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 1976 में तो ठीक था, लेकिन आज 2025 में भी ये 70 सीसी की बाइक पाकिस्तानी लोगों की फेवरेट क्यों बनी हुई है? तो देखिए, पाकिस्तान में CD70 की रीसेल वैल्यू जबरदस्त है। पाकिस्तानी लोग इस बाइक को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। इसमें CD का मतलब ही कैश डिपॉजिट है। जैसे इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं FD, स्टॉक्स और प्रॉपर्टी में, वैसे ही पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं CD70 में। और CD70 वही बाइक है जो पाकिस्तानी लोगों को चाहिए थी। इसमें 70 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज है, ये अफोर्डेबल है और इसका मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट भी बिल्कुल ना के बराबर है। इसलिए CD70 पाकिस्तानी लोगों की पॉकेट पर भारी नहीं पड़ती और वो आज भी इसे प्राउडली खरीदते हैं। हालांकि 1976 में यामाहा ने भी अपनी बाइक लॉन्च की थी, लेकिन वो उतनी सफल नहीं रही। इसके अलावा कुछ चीनी कंपनियों ने भी पाकिस्तान में सस्ती कॉपी बाइक्स बेची, जो देखने में होंडा और यामाहा जैसी लगती थीं, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि वो ज्यादा टिक नहीं पाई। होंडा और यामाहा की बाइक्स से धीरे धीरे ब्रिटिश बाइक्स का मार्केट खत्म हो गया, क्योंकि इनकी तरह रिलायबल और अफोर्डेबल नहीं थी। इन सब के बाद वक्त आया 1980 का, जब जनरल जिया उल हक ने प्राइवेट सेक्टर को वापस बढ़ावा दिया, और इसी के साथ सुजुकी ने पाकिस्तान में अपनी कार्स का प्रोडक्शन करना शुरू किया। इसके बाद 1990 में पाकिस्तान में बना पाकिस्तान ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, मतलब पामा, जिसमें भी पाकिस्तान ने प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया। इससे ऑटो इंडस्ट्री में अचानक उछाल आया। सुजुकी ने मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली और टोयोटा इंडस मोटर्स ने भी प्रोडक्शन शुरू कर दिया। सुजुकी, होंडा और टोयोटा तीनों बड़े जापानी ब्रांड्स पाकिस्तान में अपने पैर जमा चुके थे, जिनकी बाइक्स और कार्स मार्केट में काफी मांग में रहती। होंडा
होंडा, सुजुकी और टोयोटा मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं होने की वजह से अपनी मनमानी कीमतों पर खराब क्वालिटी की गाड़ियां बेचने लगी और यही वो दौर था जब पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री डाउनफॉल की ओर बढ़ने लगी। इसी समय पाकिस्तान राजनीतिक झगड़ों में फंस गया। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की सरकारें बार बार गिरती रहीं। राजनीतिक अस्थिरता के कारण कोई भी बड़ा निवेशक पाकिस्तान में पैसा लगाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वहाँ कभी भी पॉलिसी बदल सकती थी। 1994 से 2000 के बीच पाकिस्तान में 30 से ज्यादा बार ऑटो पॉलिसीज बदली गयी। फिर 2005 तक आते आते पाकिस्तान सरकार की नींद खुली। पाकिस्तान ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल डेवलपमेंट सब पर ध्यान देना शुरू किया और इन सब के कारण पाकिस्तान कार इंडस्ट्री थोड़ी बहुत बढ़ तो रही थी। तभी 2010 में पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, जहां पर पावर और गैस शॉर्टेज हुई, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ा, जिससे कॉस्ट इंक्रीज हुई। साथ ही साथ में प्रोडक्शन भी डाउन हुई और इन सभी प्लांट्स को जो है 50% कैपेसिटी पर चलाया जा रहा था। वहीं फिर 2018 से लेकर के 2020 तक पाकिस्तान की करेंसी का भी काफी डेप्रिसिएशन हुआ और इन्फ्लेशन भी काफी हुई, जिसकी वजह से पार्ट्स को इंपोर्ट करना 50 से 70% ज्यादा महंगा हो गया और कार के प्राइसेस डबल हो गए। इन सब का नतीजा आज आप देख ही रहे हो। पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री 19 के दशक में ही अटक चुकी है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की ऑटो मार्केट की कहानी, जिसमें आपको पता लग गया होगा कि पाकिस्तान की सरकार ने इनकी ऑटो इंडस्ट्री को कैसे बर्बाद किया। अब जानते हैं वो बड़े कारण जिनकी वजह से पाकिस्तान में आज गुड क्वालिटी की बाइक और कारें नहीं मिलती। पहला, पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री का ध्यान हमेशा फॉरेन कार्स या पार्ट्स बाहर से लाकर असेंबल करने पर था, जिससे पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत सीमित है। यहाँ जो भी गाड़ियाँ मिलती हैं उनमें 60% तक पार्ट्स इंपोर्टेड यूज होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ना तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हो पाई और ना ही कोई मजबूत ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम बन पाया। पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा शॉर्ट टर्म सोचती रही, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान कम था और उसने ऑटो सेक्टर को कभी प्रायोरिटी नहीं बनाया। दूसरा, पाकिस्तान में आज तक एक भी बड़ी कार या बाइक कंपनी एस्टेबलाइज नहीं हो पाई, क्योंकि पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री एक माफिया रन मोनोपोली बन चुकी है। यहाँ लोकल असेंबली वाले कुछ जापानी ब्रांड और घटिया गुणवत्ता वाले चीनी ब्रांड राज कर रहे हैं, जो सब मिलकर कीमत और कंपटीशन को नियंत्रित करते हैं। ये ब्रांड कंपटीशन को घुसने ही नहीं देते और अगर कोई नया ब्रांड प्रवेश करने की कोशिश करता है तो ये उनके उत्पाद को या तो बायकॉट करा देते हैं या सिस्टेमिकली उनको बैंकरप्ट होने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे इनका कोई नया कंपटीशन नहीं है। ये जैसे चाहे मनमानी करते हैं। तीसरा, पाकिस्तान में लोकल रिसर्च और डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। होंडा, सुजुकी और यामाहा के मॉडल बस असेंबल होते हैं, किसी नए इंजन, नई टेक्नोलॉजी या नए फीचर्स का नामो निशान नहीं। और जो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आई भी, वो इतनी महंगी थी कि लोगों ने लेना छोड़ दिया। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ऐसी है कि हाइब्रिड कार्स भी लग्जरी बन चुकी हैं। फिलहाल ईवी तो सपना है। पाकिस्तान में अब तक एक प्रॉपर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क नहीं है। इलेक्ट्रिक कार्स का नाम सुनते ही लोग कहते हैं घरों में बिजली ही समय पर नहीं आती, गाड़ियों के लिए बिजली कहाँ मिलेगी। तो यही सब कारण है कि पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री आज इस हाल में है और हमें वहाँ गुड क्वालिटी बाइक और कारें देखने को नहीं मिलती। जब तक रियल रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होती, ऑटो मोनोपोली नहीं टूटती और सरकार इनोवेशन को सपोर्ट नहीं करती, इनका हाल ऐसा ही रहने वाला है। खैर, अपने को क्या, हमारे भारत में तो सब मस्त चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की ऑटो मार्केट कभी भारत को पकड़ पाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मोर कार रिलेटेड कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। खत्म।